नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूँ विश्व के सबसे खतरनाक समुद्री हादसों में से एक हादसे की कहानी लेकर। मित्रों, कभी कभी इंसान खुद को भगवान से भी ऊपर मानने लगता है, जबकि यह बात सबको पता है कि इस नश्वर संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है। यहाँ हर किसी को, हर चीज को एक न एक दिन नष्ट हो ही जाना है। लेकिन इंसान की फितरत उसे सच से हमेशा दूर रखती है और फिर इस भ्रम का रिजल्ट बेहद भयावह होता है। मित्रों, ऐसी ही एक घटना सन 1912 में हुई, जब ग्रेट ब्रिटेन के हालैंड और वोल्फ शिपयार्ड ने बेलफास्ट में विश्व के सबसे सुरक्षित और सबसे बड़े वाष्प आधारित यात्री जहाज को बनाया और ये दावा किया कि इस जहाज को अगर भगवान भी डुबाना चाहें तो भी यह जहाज कभी डूबेगा नहीं। मित्रों, मैं बात कर रहा हूं आरएमएस टाइटैनिक जहाज हादसे की। मैं आज टाइटैनिक जहाज हादसे की पूरी विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा, लेकिन गुजारिश ये है कि अगर आप टाइटैनिक की कहानी जानना चाहते हैं और इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को कृपया लास्ट तक जरूर देखें, और फिर अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मित्रों, कहानी शुरू करते हैं। इस जहाज का निर्माण आरएमएस टाइटैनिक का 31 मार्च 1909 में शुरू किया गया था और इसे बनाने का काम 31 मई 1911 को खत्म हुआ था। यह जहाज बेहद शक्तिशाली था और उस समय की बेहद उन्नत तकनीक से बनाया गया था। मित्रों, इस जहाज की लंबाई 269 मीटर, चौड़ाई 28 मीटर और ऊंचाई 53 मीटर थी। इस जहाज में 3 इंजन थे मित्रों, और इसकी भट्टियों में 600 टन कोयला रोज लगता था। इसे बनाने में कई मजबूत धातुओं और स्टील का प्रयोग किया गया था। इस जहाज में 2 पेंदियां थी मित्रों, जिसकी वजह यह थी कि अगर किसी कारण से एक पेंदी कभी फट जाए तो भी जहाज कभी डूबे नहीं। इस जहाज के तह में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे मित्रों, और इन कंपार्टमेंट्स को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि एक कंपार्टमेंट में अगर किसी तरीके पानी भर भी जाए तो वो पानी किसी दूसरे कंपार्टमेंट में ना पहुंच पाए और ना ही जहाज डूबे। इस जहाज की एक खासियत यह भी थी कि इसके 16 कंपार्टमेंट्स में से 4 कंपार्टमेंट भी अगर पानी से भर जाएं तो भी यह जहाज डूब नहीं सकता था। दोस्तों, चालक दल सहित इस जहाज में कुल 3300 लोगों के ठहरने की सुविधा थी। उस वक्त इस जहाज को बनाने में 15 लाख पाउंड का खर्च आया था। इस जहाज की टिकट भी मित्रों उसी हिसाब से महंगी होती थी। इसमें फर्स्ट क्लास की टिकट की कीमत 30 पाउंड, सेकेंड क्लास की 13 पाउंड और थर्ड क्लास की कीमत 7 पाउंड होती थी मित्रों। और इस जहाज के हॉर्न की आवाज 16 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती थी। दोस्तों, इस जहाज में यात्रियों और क्रू मेंबर्स के खाने का अच्छा खासा इंतजाम था। जहाज पर खाने के लिए 86,000 पाउंड मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 3500 पाउंड प्याज, 36,000 सेब और 1,000 पाव रोटी के पैकेटों के साथ कई तरह के खाने का सामान मौजूद था। मित्रों, आज से लगभग 112 साल पहले यह लगभग 17 मंजिला ऊंचा जहाज, 17 मंजिल के बराबर ऊंचाई थी लगभग इस जहाज की, आरएमएस टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को
2223 यात्रियों को लेकर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के लिए निकला था। इसमें यात्रा करने वाले बड़े बड़े उद्योगपति, अभिनेता और अप्रवासी थे और इस जहाज का नेतृत्व मित्रों उस समय 62 वर्षीय एडवर्ड जे स्मिथ कर रहे थे। यह जहाज का पहला सफर था मित्रों, जिसे यह जहाज जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहता था, क्योंकि उस समय जो जहाज अपना पहला सफर सबसे पहले पूरा कर लेता था उसे एक बेहद प्रतिष्ठित ब्लू बैंड अवार्ड दिया जाता था। तो इस जहाज के मालिक का इस ब्लू बैंड अवार्ड जीतने की वजह से जहाज के कैप्टन के ऊपर काफी दबाव था और इस जहाज की खूबियों की वजह से मालिक, कैप्टन और सभी यात्रियों को पूरा विश्वास था कि जहाज कभी डूब ही नहीं सकता है, क्योंकि जहाज का प्रचार भी इसी लेवल में किया गया था। अब अगर ये बात कह दी जाए कि इसे भगवान भी नहीं डुबा सकते, तो आप कल्पना करिए कि इससे ज्यादा चढ़ा बढ़ाकर और क्या कहा जा सकता है। तो इन सबको बहुत भरोसा था, विश्वास था। तो जहाज के जो कैप्टन थे स्मिथ, वो छोटी मोटी खामियों को नजरअंदाज करके इस जहाज को 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ाने लगे और ये रफ्तार मित्रों समुद्री जहाजों के लिए काफी तेज मानी जाती है। अब यह जहाज 4 दिन की यात्रा पूरी करके 5वें दिन रविवार की रात को न्यू फाउंडलैंड के पास पहुंचा ही था कि अचानक एक अलर्ट मैसेज आया कि आगे एक बहुत बड़ा आइसलैंड है, सतर्क रहें। यह अलर्ट मैसेज लगातार 6 बार प्रेषित किया गया। दरअसल आसपास चलने वाले जहाज कॉमन प्रैक्टिस की वजह से ऐसे मैसेज कई बार भेजते रहते थे। तो लगातार 6 बार वार्निंग मिलने के बाद भी कैप्टन स्मिथ बेफिक्री से बिना जहाज की रफ्तार कम किए आगे बढ़ते रहे। दरअसल मित्रों कैप्टन स्मिथ को यकीन था कि इसी स्पीड में वह समय रहते अपने जहाज की दिशा मोड़ देंगे और उन्होंने ऐसा पहले 2 बार किया भी था, इसलिए वो पूरी तरीके आश्वस्त थे। उस समय रडार या सोनार जैसी तकनीक नहीं थी मित्रों, इसलिए जहाज में सबसे ऊंचाई पर एक ऐसी जगह बनाई जाती थी जहां से दूरबीन द्वारा दूर की चीजों को आसानी से देखा जा सके। आप इसे मित्रों लुकआउट पॉइंट भी कह सकते हैं। अब रात के लगभग 10:39 हो रहे थे। खून जमा देने वाली ठंडी थी और बेहद तेज रफ्तार में शीत हवाएं चल रही थी। चूंकि यह अमावस्या से 2 दिन पहले की रात थी मित्रों, इसलिए चांद भी दिखाई नहीं दे रहा था और धुंध भी खूब ज्यादा छाई हुई थी, विजिबिलिटी बहुत कम थी। तभी अचानक लुकआउट पॉइंट पर खड़े जहाज के एक मेंबर को दूरबीन में पानी से एक बेहद सफेद पहाड़ सा दिखाई जहाज की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। वो व्यक्ति घबराकर तुरंत इमरजेंसी अलार्म बजाता है मित्रों। इतना बड़ा आइसबर्ग देखकर जहाज को चेतावनी देता है कि बहुत बड़ा आइसबर्ग जहाज की दाहिनी तरफ आ रहा है। तुरंत इंजन रूम में बैठे सारे लोग हरकत में आ जाते हैं मित्रों और पूरी ताकत से जहाज को घुमाने लगते हैं। लेकिन अचानक सब अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि जहाज इस सफेद पहाड़ से दूर जाने की बजाय इस आइसबर्ग की ही जा रहा था। तभी इन लोगों को अपनी भारी भूल का एहसास हुआ। दरअसल ऊपर लुकआउट पॉइंट से संदेश आने के बाद स्टीयरिंग पर बैठे रॉबर्ट हिटेन को कैप्टन ने जहाज बाईं तरफ मोड़ने को कहा, लेकिन दहशत और हड़बड़ाहट में रॉबर्ट ने स्टीयरिंग दाईं तरफ, यानी जिस तरफ से वो आइसबर्ग आ रहा था, उधर ही मोड़ दी।
लेकिन मित्रों अब तो गलती हो चुकी थी और इसको सुधारने में कई सेकंड बर्बाद हो गए। अब इन ऑफिसर्स के पास कुछ भी करने के लिए मित्रों मात्र 30 सेकंड बचे थे। सभी लोग पूरी ताकत से जहाज को बाईं तरफ मोड़ने पर लगे हुए थे। तभी रात करीबन 11:40 पर यह आरएमएस टाइटैनिक जहाज उस सफेद आइसबर्ग से टकरा ही जाता है और जहाज कुछ दूर इस आइसबर्ग के साथ घसीटता चला जाता है। मित्रों तभी थॉमस एंड्रयूज स्थिति का जायजा लेने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि जहाज पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। जहाज के 16 में से 6 कंपार्टमेंट पूरी तरह टूट चुके थे, जिनमें समुद्र का पानी तूफानी गति से भर रहा था। क्रू मेंबर्स तुरंत जहाज के सभी पंपों को चालू कर देते हैं। पंप बहुत तेजी से जहाज के पानी को बाहर फेंकने लगते हैं, लेकिन समुद्र का पानी मित्रों इससे दूनी गति से जहाज के अंदर आ रहा था और फिर जहाज डूबने लगता है। अब कैप्टन स्मिथ को यकीन हो चुका था मित्रों कि इस टाइटैनिक जहाज को बचाया नहीं जा सकता है, तो कैप्टन स्मिथ अपने क्रू मेंबर्स को डिस्ट्रेस कॉल यानी आपदा संदेश भेजने को कहते हैं, जिससे आसपास कोई मौजूद जहाज हो तो उस तक ये सूचना पहुंच जाए और वो इनकी मदद करने के लिए आ जाए। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार एक के बाद एक कॉल भेज रहे थे, लेकिन कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था मित्रों। फिर भी वह सिग्नल पे सिग्नल भेजते जा रहे थे और फिर रात करीब 12:20 पर आरएमएस कार्पेथियन नाम का जहाज इनके सिग्नल को रिसीव करता है और टाइटैनिक पर फंसे लोगों को बचाने का फैसला करता है। लेकिन यह जहाज टाइटैनिक से इतनी दूरी पर मौजूद था जहां से इसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 3 से 4 घंटे का समय लगना था। अब सवाल यह था कि इतनी देर तक टाइटैनिक बचा रहेगा या डूब जाएगा। इधर रेडियो ऑपरेटर फिलिप्स लगातार सिग्नल भेज रहे थे और बाकी क्रू मेंबर्स रोशनी वाले रॉकेट चला रहे थे। इन्हें लग रहा था कि कोई न कोई जहाज ये देखकर इन्हें बचाने जरूर आ जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि कार्पेरियन के अलावा किसी जहाज ने कोई संकेत रिसीव नहीं किए। ऐसा नहीं था मित्रों कि कोई जहाज टाइटैनिक के आसपास मौजूद नहीं था, बल्कि आरएमएस कैलिफोर्निया नाम का एक जहाज टाइटैनिक से मात्र 37 किलोमीटर की दूरी पर ही मौजूद था और इसी ने टक्कर से 1 घंटे पहले टाइटैनिक को आइस वर्क होने की चेतावनी भी दी थी और खुद खतरे को भांपकर रात भर के लिए रुक गया था। इस जहाज के चालक दल ने टाइटैनिक से चलाए जा रहे रॉकेट्स को भी देखा था और वह महज 1 घंटे में ही टाइटैनिक तक पहुंच भी सकता था। लेकिन कैलिफोर्निया जहाज के कैप्टन ने स्टेलनी जिनका नाम था, उन्होंने यह कहकर इस बात को खारिज कर दिया कि यह कोई आपदा सिग्नल नहीं है, बल्कि टाइटैनिक में बहुत अमीर लोग यात्रा कर रहे हैं, तो वो लोग पार्टी कर रहे होंगे और टाइटैनिक के टक्कर से 20 मिनट पहले ही कैलिफोर्निया के रेडियो ऑपरेटर ने अपना रेडियो भी ऑफ कर दिया था, इसलिए उन्हें रेडियो मैसेज भी रिसीव नहीं हो पाए थे। अब टाइटैनिक के पास अंतिम विकल्प के रूप में मित्रों लाइफ बोट्स ही थी और इनकी संख्या भी मात्र 20 ही थी और एक लाइफ बोट में 65 लोग ही आ सकते थे, जबकि जहाज में कुल 2223 लोग मौजूद थे। हैरानी की बात यह थी कि इस स्थिति में भी टाइटैनिक में बैठे यात्रियों को कोई खास डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि यह जहाज तो किसी शर्त पर डूब ही नहीं सकता है। इसलिए इन लोगों ने लाइफ बोट्स से पहले महिलाओं और बच्चों को निकालने का फैसला किया और टाइटैनिक पर इनका विश्वास ऐसा था कि पहली लाइफ बोट पर मात्र 28 लोग ही बैठे और आधी लाइफ बोट खाली ही निकाल दी गई। मित्रों 2:05 में आखिरी लाइफ बोट पानी में उतारी गई
और इस तरह 20 लाइफ बोट्स में कुल 705 लोगों को बैठाल कर रवाना कर दिया गया। लेकिन जहाज में अभी भी 1500 से ज्यादा यात्री मौजूद थे। कुछ लोग दूसरों की मदद करने में लगे थे, तो कुछ लोग जबरदस्ती लाइफ बोट में बैठकर निकलना चाह रहे थे, तो कुछ लोग जहाज के अंदर ही मित्रों बैठकर मौत का इंतजार कर रहे थे। इधर जहाज के अगले हिस्से में बेतहाशा पानी भर गया और जहाज का अगला हिस्सा डूब गया और पिछला हिस्सा ऊपर खड़ा हो गया। इससे मित्रों जहाज के सेंटर पर अधिक दबाव बढ़ गया और एक तेज आवाज के साथ टाइटैनिक दो हिस्सों में टूट गया और जहाज समुद्र की गहराइयों में डूब गया। जहाज पर मौजूद लोग जहाज के साथ पानी में डूब गए या फिर 2 डिग्री टेम्परेचर वाली ठंड में मारे गए। जिस जगह यह जहाज मित्रों डूबा था वहां के टेम्परेचर के हिसाब से कोई व्यक्ति 20 मिनट से ज्यादा वहां जिंदा ही नहीं रह सकता था। कारपेथिया जहाज 3 से 4 बजे के बीच मित्रों टाइटैनिक के पास पहुंचा। तब तक टाइटैनिक को डूबे 1 से 1.5 घंटे हो चुके थे। अब मर गए लोगों का तो क्या किया जा सकता था मित्रों, लेकिन लाइफ बोट्स में सवार सभी 705 यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। विश्व के सबसे बड़े जहाज के डूबने से इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को भी काफी गहरा झटका लगा था, क्योंकि इसमें यात्रा करने वाले सबसे ज्यादा धनी और अमीर लोग इंग्लैंड के ही बैठे थे। मित्रों सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि जिसे कभी न डूबने वाला जहाज बताकर प्रचारित किया गया था, यहां तक कि जिसे कहा गया कि भगवान भी इस जहाज को नहीं डुबा सकते हैं, वह सबसे शक्तिशाली और बड़ा जहाज अपनी पहली ही यात्रा में डूब गया। इतने शक्तिशाली जहाज के 6 कंपार्टमेंट्स को जब आइस वर्क से टक्कर हुआ था, तो उस आइस वर्क से टक्कर होने के बाद 6 कंपार्टमेंट्स को उसने चीर दिया था, जिससे इन सब में पानी भरने लगा और जहाज डूब गया। टाइटैनिक जहाज के डूबने के और 5 प्रमुख कारण मेरी नजर में है मित्रों, जिनमें पहला कारण यह था कि 6 बार चेतावनी मैसेज मिलने के बाद भी जहाज के कैप्टन ने जहाज की स्पीड कम नहीं की, वरना समय रहते इस हादसे को टाला जा सकता था। दूसरा जो कारण है मित्रों, जो सबसे प्रमुख मुझे लगता है, वह यह था कि ब्लू बैंड अवार्ड, जिसकी वजह से कैप्टन पर जल्दी सफर पूरा करने का दबाव था, वरना धीमी गति से यह जहाज अगर चल रहा होता तो यह हादसा अपने आप टल जाता। तीसरी सबसे बड़ी गलती यह थी मित्रों कि हर चेतावनी को चालक दल के द्वारा हर बार अनसुना किया गया। और चौथी गलती यह थी मित्रों कि उस समय डिस्ट्रेस सिग्नल यूनिक नहीं होते थे। लोग पार्टियों के दौरान भी इन्हीं रोशनी वाले रॉकेट्स का इस्तेमाल करते थे और इन्हीं को आपदा सिग्नल के लिए भी इस्तेमाल किया करते थे, जिसकी वजह से एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती थी। वरना जो वो जहाज इस टाइटैनिक से 37 किलोमीटर के डिस्टेंस पर खड़ा था, अगर उसे ये लगता कि ये आपदा काल है, तो वो निश्चित रूप से 1 घंटे के अंदर टाइटैनिक तक पहुंच जाता और इस हादसे को कम किया जा सकता था, मौतों को कम किया जा सकता था, कम से कम हम लोगों की जान तो बचा सकते थे। पांचवा कारण यह था मित्रों कि यात्रियों की तुलना में जो लाइफ बोट्स थी वो बहुत कम थी। अगर पर्याप्त लाइफ बोट्स होती तो संभवतः लोगों की जान तो बचा ही ली जाती। इन्वेस्टिगेशन से पता चला मित्रों कि अगर इस जहाज को मात्र 30 सेकंड का समय और मिल जाता तो इसे इस टक्कर से बचाया जा सकता था। लेकिन होनहार कहाँ टलता है मित्रों। ये मानवीय घमंड, खुद पर जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, वरना इतनी चेतावनी मिलने के बाद थोड़ी सी स्पीड कम करके इस पूरे हादसे से बचा जा सकता था और 1500 से ज्यादा लोगों की जान भी बचाई जा सकती थी।
लापरवाही तो ऐसी थी, या यूं कहें कि इस जहाज पर लोगों को इतना यकीन था कि यात्रा से पहले होने वाले सुरक्षा अभ्यास को भी टाल दिया गया था। मित्रों, टाइटैनिक का मलबा कनाडा के न्यू फाउंडलैंड में सेंट जॉन्स के दक्षिण में 700 किलोमीटर दूर मिला था। यह जगह अमेरिका के नोवा स्कोटिया के एलिफेक्स से 595 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। यह जहाज 2 टुकड़ों में समुद्र तल में पाया गया। दोनों टुकड़े एक दूसरे से 800 मीटर की दूरी पर पड़े थे। जहाज के आसपास भारी मात्रा में मलबा इकट्ठा हो गया था। फ्लूमिनेंस फेडरल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और ट्रांसपोर्ट इंजीनियर आरिलो सोरास मूर्ता के अनुसार यह समस्या उस वक्त के स्टील की थी, जो आज के स्टील जितना मजबूत नहीं होता था। दोस्तों, समुद्र के भीतर टाइटैनिक जिस जगह पर है, वहां उसके मलबे में जंग लग चुका है। बैक्टीरिया और अन्य कीटाणु उसे तेजी से खत्म कर रहे हैं। जानकारों की माने तो इस विशालकाय जहाज का अस्तित्व 6 से 8 सालों में इतिहास बन जाएगा। साल 1998 में आरएमएस टाइटैनिक इंक, जिसके पास टाइटैनिक के बचाव का अधिकार है, उसने जहाज के 20 टन हिस्से को सफलतापूर्वक ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने मलबे से 5500 चीजें निकाली थी। इनमें आभूषण, खिलौने, बर्तन और जहाज के उपकरण शामिल हैं। तो मित्रों, यह थी दुनिया के सबसे शक्तिशाली और बड़े जहाज आरएमएस टाइटैनिक की पूरी कहानी, पूरा सच, जिसका पहला सफर ही उसका अंतिम सफर बन गया और इस हादसे में 1500 से ज्यादा लोगों की दुखद मौत हो गई। यह कहानी अगर मित्रों आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।